हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का जो वीडियो है वो है हमारे रैपिड करंट अफेयर सीरीज़ जो चल रही है, रैपिड करंट अफेयर सीरीज़ का 9th पार्ट। ठीक है, तो ये जो 9th पार्ट है इसके अंदर हमने जो क्वेश्चंस कवर किए हैं वो रेलवे, एसएससी और जो हमारे स्टेट एग्जाम्स हो रहे हैं जैसे कि एमपी पुलिस, इसके पैटर्न के ऊपर बेस्ड करंट अफेयर है। ठीक है, तो इसमें आपको फालतू कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन जानने की इसमें नीड नहीं रहेगी। ये सिर्फ वही चीज़ें हैं जो आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर जो होता है बहुत सारा होता है और उसमें से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो ये वो करंट अफेयर है जिसको आप डबल से रिवाइज कर सकते हैं, जो आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा हमारी काफ़ी सारी सीरीज चल रही हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके के क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके के क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड साइंस के क्वेश्चन है, हमारे वन शॉट सीरीज़ हैं। इनको आप देख के अच्छे से लाभ ले सकते हैं। हमारी जो साइंस सीरीज़ है इसमें से कई क्वेश्चंस अभी एमपी पुलिस के एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिले। ठीक है, आप चाहे तो उन वीडियोस को देख के वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके सीरीज से भी कई क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। आप उन्हें नोट्स बनाइए और अच्छे से रिविजन करिए, आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये रैपिड करंट अफेयर्स का 9th वीडियो है, तो हम लोग इसमें सिर्फ वही करंट अफेयर जान रहे हैं जो हमको जानने की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज आईआईसीटी। ठीक है, इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? मुंबई में लॉन्च किया गया। एक समिट हुआ था, समिट मतलब एक सम्मेलन हुआ था जिसको हमने कहते हैं वेव्स 2025 समिट। वेव्स के समिट का मतलब क्या है, तो ये ऑलरेडी पुराने वीडियोज में कवर कर चुका हूँ। ये होमवर्क आपको बताना है, ये होमवर्क में कि वेव्स समिट का फुल फॉर्म क्या है, वेव्स। ठीक है, तो ये ऑडियो वीडियो से रिलेटेड कुछ है तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो वेव्स 2025 समिट ये हुआ था मुंबई में। यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी। इसको लॉन्च किसने किया था? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव। ठीक है, ये अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्री भी हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेव्स 2025 कार्यक्रम के दौरान मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईसीटी का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगला पॉइंट, एक चैंपियनशिप हुई है जिसको हमने कहा है सेकेंड इंडियन ओपन रिले कंपटीशन। ये रनिंग का कंपटीशन होता है, इसका सेकेंड एडिशन हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? चंडीगढ़ में हुआ है 2025 में। कब हुआ है? 2025 में। अब इससे रिलेटेड क्या जानना है हमको, तो इसमें मैन की जो 100 मीटर की रेस होती है, 4x100 मीटर, यानी 100 मीटर के हमको 4 रेस लगानी होती है। इसकी जो रिले टीम है, इस टीम में कौन कौन है? गुरविंदर वीर सिंह है, अनिमेश कुजूर है, मणिकांत होबलीधर है और अमलान बोरगोहेन है। इनका आप नाम ना भी याद रखें तो भी चलेगा, सिर्फ याद रखना है इंडियन टीम में ये। ठीक है, इन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, कितने का? 38.969 सेकेंड्स का इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड है, तो इसको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला, अब दिल्ली में जो पहले मोहल्ला बसेस चलती थी, मोहल्ला बसेस, उसका नई सरकार ने नाम बदल के कुछ और बस का नाम रख दिया है, तो बस का नाम हमें जानना है। तो इसके अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत 400 नई इलेक्ट्रिक बसेस आई हैं, जिसे क्या कहा गया है? दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर सर्विस। देखो क्या है? दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टेड सर्विस, यानी DEVI, यानी देवी स्कीम। तो पूछ सकता है देवी स्कीम के अंतर्गत क्या किया जा रहा है? तो इलेक्ट्रिक बसेस लाई जा रही हैं। कहाँ पे लाई जा रही है? दिल्ली में लाई जा रही है। इसको किसने लॉन्च किया? तो देखो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है केंद्र के, कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और दिल्ली की सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो रेखा गुप्ता है यह कौन सी विधानसभा से सीएम बनी आई। ठीक है, ये कौन सी विधानसभा से जीत के आई है, कौन सी विधानसभा की सीट है इनकी। ठीक है, और ये वुमेन सीएम है। ठीक है, कौन से नंबर की, इनका नंबर बताना है कि दिल्ली की कौन से नंबर की वुमेन सीएम है रेखा गुप्ता, और इनकी विधानसभा की सीट बतानी है। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है क्योंकि इस बार जो सीएम वगैरह जिस सीट से जीत के आए हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश से रिलेटेड है ये। मध्य प्रदेश ने क्या किया है? फर्स्ट एआई पावर्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, यानी जंगल में क्या क्या चल रहा है, कोई घुस रहा है या कोई चोरी करके ले जा रहा है, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग, यानी उसी वक्त कैमरे की निगरानी में देख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या करा जाएगा? फॉरेस्ट कंजर्वेशन किया जाएगा और फॉरेस्ट का मैनेजमेंट किया जाएगा, क्योंकि हमारे जो जंगल है इसमें तस्करी होती है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु है, तो उसकी रोकथाम के लिए एमपी ने एआई पावर्ड
रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। हिंदी में दे रखा है, मध्य प्रदेश ने पहला AI संचालित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब एक योग महोत्सव लॉन्च किया गया है 2025 में। पहली बात तो क्या नाम रखना है कि नासिक में इसको लॉन्च किया गया, महाराष्ट्र में। ठीक है, यह क्या है योग महोत्सव में, तो यहाँ से उल्टी गिनती चालू होगी 50 दिन की। कितनी? 50 दिन की। 50 दिन की कब तक? तो 11वां इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? 21 जून को होता है। ठीक है, तो 21 जून तक 50 दिन का उल्टा काउंटडाउन चालू किया है इंटरनेशनल योगा डे का। योगा डे कौन सा है? 11वां इंटरनेशनल योगा डे, जो कि कब मनाया गया? 2025 में। इसको हमने क्या नाम दिया? योग महोत्सव। ठीक है, अब एक बात और याद आपको, मतलब होमवर्क में बताना, याद क्या रखना, होमवर्क में बताना है। फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये कब सेलिब्रेट किया गया था? ठीक है, और अगले पॉइंट पर हम ये चलते हैं। चलिए, अब अगला पॉइंट जो है इंडेक्स से जुड़ा हुआ है। इंडेक्स का एक क्वेश्चन कंफर्म आता है कि इंडेक्स किसने लॉन्च किया है। ठीक है, इंडिया की रैंक क्या है, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट रैंक वगैरह या पॉइंट वगैरह हो तो हमको ध्यान रखना होता है। ठीक, तो ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2025 का। यह बताता है कि किस देश का मीडिया कितना ईमानदार है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इसको निकालता कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसका एक फ्रेंच नाम होता है जिसको हम RSF बोलते हैं। क्या कहते हैं? RSF। लेकिन हमको RSF याद नहीं रखना, अगर RSF ऑप्शन में आए तो ठीक है, वरना रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर आता है। हिंदी में भी यही याद रखना है, इंग्लिश में भी यही याद रखना है। ठीक है, तो इंडिया की 2025 में रैंक है 151, 151, 2025 में इंडिया की रैंक। ठीक है, 2024 में कितनी थी? 159, यानी उस समय हमारी रैंक 159 थी, जो बहुत खराब थी। हमने 8 रैंकिंग का इंप्रूवमेंट किया है, अभी 151 है 2025 में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। फर्स्ट नेशनल मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस, यानी फर्स्ट नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस, यानी पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन। ठीक है, ये कहाँ पे किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसको किसने आयोजित करवाया है, इनॉग्रेट किसने किया है? तो याद रखना, ये प्रेसिडेंट हमारे द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको इनॉग्रेट किया है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। ठीक है, ये बताना है आपको होमवर्क में। द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है इंडिया की? वो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है भारत की? ठीक है, ये बताना आपको। अगला पॉइंट, जो हमारी एयरटेल है, एयरटेल यानी जिस एयरटेल का मालिक कौन है? भारतीय एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो सुनील भारती मित्तल जो है, ये भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन है। इनको कहाँ पे सेलेक्ट किया गया है? तो इनको सेलेक्ट किया गया है वर्ल्ड बैंक का प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब, यानी PSIL। तो पूछा जाएगा कि किस भारतीय को वर्ल्ड बैंक की प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब, यानी किसी देश के प्राइवेट सेक्टर में हमको पैसा डालना है जिससे कि वहाँ पर रोजगार उत्पन्न हो सके। ठीक है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, तो ये वर्ल्ड बैंक की एक स्कीम है। ठीक है, तो इसके वर्ल्ड बैंक का प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब, इसमें इंडिया की तरफ से शामिल किया गया कि इसको सुनील भारती मित्तल को एज चेयरमैन बना के। ठीक है, इसका काम क्या है? टू प्रमोट जॉब क्रिएशन इन डेवलपिंग कंट्रीज में जॉब क्रिएशन बनाने के लिए सुनील भारती मित्तल जी को इसका चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, आपको ये बताना है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ पे है, और वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश कब हुआ, बना कब, ये पेपर में आया हुआ है कई बार। ठीक है, इसके अलावा एक और होमवर्क है, आपको बताना है ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसको कहा जाता है? ब्रेटन वुड ट्विंस किसको कहा जाता है? तो ये कोई 2 बैंक है जिनको ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है, तो ये बताना है किनको कहा जाता है। ठीक, हिंदी में भी दे रखा है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो मैंने ऊपर होमवर्क दिया था, इसमें मैंने पॉइंट में भी कवर कर दिया है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ। तो पहला पॉइंट ये है कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो भारत की 15th प्रेसिडेंट है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखनी है। अगली बात ये याद रखनी है, ये भारत की पहली आदिवासी प्रेसिडेंट है, यानी भारत की पहली ट्राइबल या आदिवासी प्रेसिडेंट भी है ये। इसके अलावा ये भारत की दूसरी महिला प्रेसिडेंट भी है। तो पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? तो पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा पाटिल जी। आपको इनका समय बताना है, किस समय से किस समय तक वो भारत की राष्ट्रपति रही हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यह है फर्स्ट, अब जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये फर्स्ट टू
भारत की आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, है ना। इससे पहले जो राष्ट्रपति रहे वो भारत की आज़ादी के पहले पैदा हुए थे, पहले जन्म हुआ था उनका, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी भारत की आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई है। ठीक है, अगला अगला पॉइंट ये है कि द्रौपदी मुर्मू जी अभी तक की यंगेस्ट प्रेसिडेंट है, अभी तक की सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आपको बताना इससे पहले सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, अभी तो द्रौपदी मुर्मू जी यंगेस्ट है, लेकिन इनसे पहले बिफोर मुर्मू जी, है ना, बिफोर मुर्मू जी यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे ये बताना आपको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब ये लेटेस्ट क्वेश्चन एक आया है, प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड है, क्या कि द्रौपदी मुर्मू जी ने, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। पहली बात तो याद रखनी है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया। ठीक है, इसके अलावा उनने क्या लॉन्च किया, एक निक्षय 2.0 पोर्टल, एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है निक्षय 2.0 पोर्टल। पूछा जा सकता है ये क्यों लॉन्च किया गया है, तो टीबी को खत्म करने के लिए, टीबी की जो बीमारी होती है उसको खत्म करने के लिए। आपका होमवर्क है कि टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, ये किसके कारण होता है, इसका कॉज क्या है टीबी का, ये बताना है। ठीक है, तो अब ये द्रौपदी मुर्मू जी ने एक तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया है और निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, ये टीबी को खत्म करने के लिए। अब टीबी को कब तक खत्म करना, ये भारत सरकार का टारगेट क्या है, पेपर में ये आया है, तो याद रखना भारत का टारगेट क्या है, 2025। भारत 2025 तक टीबी मुक्त होना चाहता है, टीबी मुक्त भारत बनाने का टारगेट क्या है, 2025। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। हिंदी में भी दे रखा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से तपेदिक को खत्म करने के लिए, टीबी को तपेदिक भी कहा जाता है, तपेदिक को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोनों को याद रखना, हमें टीबी को 2025 तक खत्म करना है। इसके अलावा क्या याद रखना हमको, जो करंट अफेयर प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया है किसका, नई दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर, यानी किताबों का जो मेला होता है वर्ल्ड बुक फेयर 2025, कहाँ पे उद्घाटन किया है, नई दिल्ली में। किसने उद्घाटन किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। इसकी थीम क्या है, थीम याद रखनी है, रिपब्लिक एट द रेट 75, यानी भारत की आज़ादी के 75 साल, रिपब्लिक एट द रेट 75 वर्ल्ड बुक फेयर 2025 की थीम है। हिंदी में भी दे रखा है, गणतंत्र एट द रेट 75। ठीक है, अगला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने, इन्होंने एक और चीज इनॉग्रेट की, क्या है, तो 2 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, किसके ऊपर, एनवायरमेंट 2025। तो पेपर में आएगा एनवायरमेंट 2025। ठीक है, ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, इसको किसने उद्घाटन किया है, तो ऑप्शन में आएगा, मान लो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ऐसे करके, तो आपको आंसर करना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहाँ पे उद्घाटन किया है, नई दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट ये है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एक अभियान लॉन्च किया जिसका नाम है एजिंग विद डिग्निटी। एजिंग विद डिग्निटी का मतलब क्या होता है, सम्मान के साथ वृद्धावस्था, यानी लोग बुजुर्ग होते हैं जब, तो उनको सम्मान मिले। सम्मान मिले मतलब अगर वो बैंक जा रहे हैं तो बैंक में उनके लिए कुछ अलग फैसिलिटी रखी जाए। ठीक है, उनके लिए टॉयलेट्स वगैरह अच्छे बनाया जाए जिससे वो सम्मान के साथ अपना वृद्धावस्था को जी सकें। तो यह एजिंग विद डिग्निटी कार्यक्रम जो है सीनियर सिटीजन के लिए राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया गया था, राष्ट्रपति भवन में, इसको याद रखना है। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड, ये भी करंट अफेयर का है, क्या कि द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या लॉन्च किया है, उन्होंने लॉन्च किया है एक स्पिरिचुअल एजुकेशन फॉर होलिस्टिक वेलबींग कैंपेन। पूछा जाएगा, स्पिरिचुअल एजुकेशन फॉर होलिस्टिक वेलबींग कैंपेन। स्पिरिचुअल एजुकेशन का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक शिक्षा। ठीक है, यानी आध्यात्म का मतलब क्या होता है कि जितना भी हमारा लोभ लालच इससे दूर होके, है ना, हमारे मन को शांति देने वाला जो चीज़ होती है उसको स्पिरिचुअल एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या लॉन्च किया है, स्पिरिचुअल एजुकेशन फॉर होलिस्टिक वेलबींग, यानी समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा अभियान। इसको हरियाणा के एक जिला है हिसार, वहां से लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। अब कुछ एमओयू इंपॉर्टेंट, जो एमओयू का मतलब क्या होता है, ये एग्रीमेंट होता है, इसको एमओयू को अपन हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मेमोरेंडम। मेमोरेंडम, इसका फुल फॉर्म पेपर में आया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक और फुल फॉर्म पूछा जाता है LOA। LOA का मतलब होता है लाइन, LOA नहीं, LOC,
LOC, लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी किसी को हम पैसा देते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं उसको, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट, CREDIT, लाइन ऑफ क्रेडिट। तो पेपर में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये क्या होते हैं कि कोई भी कंपनी वगैरह वादा करती है कि हम यहाँ पर रोजगार देंगे या हम ये काम करेंगे, तो उस एग्रीमेंट को बोलते हैं MOU। तो अलग अलग MOU जो इस साल हुए हैं, जो पेपर में आ सकते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, यानी ये हिंदी में लिख रखा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, और सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल को SSB भी कहते हैं, क्या कहते हैं, SSB, ठीक है। तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और सशस्त्र सीमा बल ने, कहाँ के सशस्त्र सीमा बल, अलवर, इन्होंने एक MOU साइन किया है, किसके लिए, तो ट्रेनिंग और एकेडमिक कोलेब्रेशन इन नेशनल सिक्योरिटी, यानी देश की सिक्योरिटी के लिए जो भी ट्रेनिंग वगैरह देनी है, उसके लिए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और सशस्त्र सीमा बल ने क्या किया है, MOU साइन किया है। तो ये पूछेगा कि इन दोनों ने किसके लिए MOU किया है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट, इंडियन आर्मी और एक्सिकाइडेस एरोस्पेस, एक्सिकाइडेस एरोस्पेस क्या है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, एक्सिकाइडेस एरोस्पेस। तो इन्होंने क्या टाई अप किया है, तो इन्होंने टाई अप किया है, इंडिया कुछ खरीदेगा 212 एडवांस टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलर, यानी जो टैंक होते हैं, जो युद्ध में यूज किए थे गोला फेंकने के लिए टैंक, उस टैंक को चढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए ट्रेलर यानी गाड़ियां जो है 212 गाड़ियां खरीदेगी इंडिया। किससे खरीदेगी, एक्सिकाइडेस एरोस्पेस से, ठीक है। तो ये किस इनिशिएटिव के अंतर्गत, तो बाय इंडिया इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी, ठीक है, IDDM कैटेगरी के अंतर्गत, कि इंडिया में डिजाइन किए हुए और इंडिया में ही डेवलप किए गए और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए गए चीजों को हम लेंगे। ये किसके बीच एग्रीमेंट हुआ है, इंडियन आर्मी और एक्सिकाइडेस एरोस्पेस, हिंदी में भी लिखा है भारतीय सेना और एक्सिकाइडेस एरोस्पेस ने 212 उन्नत टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलर खरीदने के लिए किस स्कीम के अंतर्गत टाई अप किया है, तो भारत का खरीदे, स्वदेशी रूप से डिजाइन खरीदे, ठीक है, विकसित और निर्मित, इस कैटेगरी के अंतर्गत लिया गया है। देखो ये है टैंक, ये होता है टैंक। भारत जो है T90 टैंक यूज करता है, तो पूछ सकता है T90 क्या है, तो एक प्रकार का टैंक है, इसको भीष्म बोला जाता है, भीष्म, ठीक है, ये रशिया से लिया गया है, ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडिया अर्जुन टैंक भी यूज करता है, अर्जुन टैंक, तो ये भी पूछा जा सकता है अर्जुन टैंक क्या है, तो अर्जुन टैंक एक टैंक की कैटेगरी है जो भारत यूज करेगी, ठीक है। ये टैंक है, और ये जो नीचे है जिसको चला रहा है, इसको बोलते हैं टैंक का ट्रेलर, ठीक है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट है DRDO से रिलेटेड, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यह भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कब बनी थी, 1958 में, कब बनी थी, 1958 में। इसका हेड कौन है आपको बताना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी बताना, ठीक है। इन्होंने एक MOU साइन किया है किसके साथ, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI के साथ, किस चीज के लिए, टू डेवलप 300 मेगावाट का सोलर बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, मतलब सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO मिलकर 300 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाएंगे। अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, ऐसी एनर्जी जिसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, रिपीट यूज कर सकते हैं, रिपीट यूज कर सकते हैं, वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। जैसे क्या होता है, सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी पवन ऊर्जा, है ना, हाइड्रो एनर्जी, ये कभी खत्म नहीं होगी, जब तक ये रहेंगी तब तक ये एनर्जी रहेगी, तो इनको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, है ना। ये प्रदूषण नहीं करती, ये पोल्यूशन नहीं करती, तो ये ध्यान रखना, ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, आता है, ठीक है। हिंदी में भी दे रखा है कि DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 300 मेगावाट के सौर आधारित नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किसके साथ टाई अप किया है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ, ठीक है, MOU साइन किया। अगला पॉइंट है, एक कंपनी है जिसको हम कहते हैं फेडेक्स, ये फेडेक्स एक विदेशी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, जो सामान को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करती है। तो फेडेक्स और IIT मद्रास में, देखो जहां IIT लग गया वो क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ठीक है। तो फेडेक्स और IIT मद्रास ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, स्मार्ट सेंटर टू रिसर्च सस्टेनेबल एंड AI ड्रिवन लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन। इतना बड़ा याद नहीं हो तो याद रखना, सिर्फ स्मार्ट सेंटर लॉन्च किया, स्मार्ट सेंटर, ये किसके लिए लॉन्च किया है, तो AI सोल्यूशन के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है, इतना याद कर लेना, क्वेश्चन बन जाएगा कि फेडेक्स और IIT मद्रास ने स्मार्ट सोल्यूशन फॉर AI लॉन्च किया, ठीक है, इतना सा ध्यान रख लेना, करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए अब
अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है भारत के, उसके हेड कौन कौन है, ठीक है, उसके प्रमुख कौन कौन है, विभिन्न संगठनों के प्रमुख कौन कौन है। तो पहली संगठन का नाम है R&AW, जिसको हम रॉ भी बोलते हैं, ठीक है। रॉ का मतलब क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये खुफिया विभाग है जो इंडिया के बाहर का काम देखती है, आउटसाइड इंडिया। रॉ जो होती है वो आउटसाइड इंडिया का काम देखती है, आउटसाइड इंडिया का काम देखती है। तो इनसाइड इंडिया का काम कौन देखता है, इंडिया के अंदर काम कौन देखता है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो देखता है। कौन देखता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया के अंदर की खुफिया जानकारी निकालता है, ठीक है। तो रॉ जो है हमारी खुफिया एजेंसी है, इसके हेड कौन है, तो इसके हेड अभी कौन है, पराग जैन। इनके हेड कौन है अभी, पराग जैन। तो याद रखना, एक क्वेश्चन आने वाले ग्रुप डी एग्जाम में देखने को कंफर्म मिलेगा। अगला BSF। BSF का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF का मतलब है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो BSF जो है, इसको हिंदी में सीमा सुरक्षा बल भी बोलते हैं। इसके डायरेक्टर जनरल या DG किसको बनाया गया, दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। तो ये लेटेस्ट है, इनको याद रखना है। अगला NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो ड्रग्स वगैरह होती है इसको पकड़ने का काम कौन करता है, NCB करता है, ठीक है। इसके DG कौन है, तो इसके DG है अनुराग गर्ग। याद रखना, अनुराग गर्ग इसके DG हैं। अगला CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसके DG कौन है, तो इसके DG है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसके DG हैं, ठीक है। अगला इसरो। इसरो क्या है, तो इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इसरो से रिलेटेड कुछ होमवर्क है जो मैं देना चाहूंगा। होमवर्क क्या है, इसरो कब एस्टेब्लिश हुआ, इसरो कब बना था, ठीक है। थुम्बा थुम्बा इक्विटोरियल रॉकेट लॉन्च सेंटर। थुम्बा इक्विटोरियल रॉकेट लॉन्च सेंटर कहाँ पर है, इसकी प्लेस बतानी है, ठीक है। इसके अलावा सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये कहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये कहाँ पर है, इनकी प्लेसेस बतानी है आपको, ठीक है। तो ये इसरो से जुड़े हुए लोकेशन है जिनको आपको प्लेसेस बतानी है कहाँ कहाँ पे, ठीक है। ऐसे रॉकेट लॉन्च वगैरह होते हैं, ठीक। अगला इसरो के चीफ अभी पूछे गए हैं तो कौन है, वी नारायणन। इसरो के चीफ कौन है, वी नारायणन। इसके अलावा कुछ फुल फॉर्म आते हैं जैसे PSLV। PSLV क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक रॉकेट है जिससे कि हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और हमारे वायुयान, हमारे जो स्पेस क्राफ्ट है वो भी लॉन्च करते हैं। इसके अलावा एक और होता है GSLV। GSLV क्या होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट DRDO क्या है, तो ये भारत के लिए, सेना के लिए हथियार बनाता है। इसका फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, या इंग्लिश में बोले तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेड कौन है, तो इसके हेड है समीर वी कामत। इसके हेड कौन है, समीर वी कामत, याद रखना। अगला नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। देखो जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस है, जैसे जो हम OBC कहते हैं, ठीक है। तो किस जात वालों को OBC में शामिल किया जाए, किस जात वालों को OBC में शामिल नहीं किया जाए, किसको आरक्षण की जरूरत है, ये कौन डिसाइड करता है, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। तो इसको हिंदी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है, तो श्री हंसराज गंगाराम अहीर, याद रखना, श्री हंसराज गंगाराम अहीर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन है। अगला नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, यानी जो हमारे SC और ST होते हैं इनके लिए जो आयोग बनाया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो श्री किशोर मकवाना, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नेशनल कमीशन फॉर वुमेन,
ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो चेयरमैन है वो है श्रीमती विजया के राहटकर। विजया के राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या है? चेयरमैन है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे करंट अफेयर का खत्म हुआ। अब एक जीके शॉर्ट जो कंफर्म आपको किसी ना किसी पेपर में देखने को मिलेगा। तो क्या है जीके शॉर्ट में, आके देखते हैं। तो इस जीके शॉर्ट के अंदर है बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल का मतलब होता है बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति का मतलब क्या होता है? जो बुद्ध धर्म के लोग होते थे वो कभी कभार बैठ के मिलते थे, है ना, वहाँ पे डिसाइड करते थे कि आगे हमको क्या करना है, क्या चीज़ बनानी है। इसमें आपको क्या याद रखना है? संगीति कौन सी नंबर की थी, उसका स्थान, उसका समय, उसके अध्यक्ष, वो किस, उस समय राजा कौन था, किस राजा ने करवाया था, शासक कौन था, और प्रमुख बिंदु क्या क्या थे। ठीक है। तो एक एक करके जानते हैं। देखो, प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वो कहाँ पर हुई थी? राजगृह या राजगिरा में हुई थी। राजगृह या राजगिरा कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, यानी जब ईसा पैदा हुए थे उनसे 483 साल पहले। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। देखो, महाकश्यप को मैं ट्रिक याद बना देता हूँ, एम लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, अब समझना मैं आगे क्या बताना चाह रहा हूँ। एम लिख देता हूँ। उस समय शासक कौन था? अजात शत्रु। अजात शत्रु नाम का राजा हुआ करता था, इसको मैं ए लिख देता हूँ। ठीक है। आगे, अब यहाँ पे प्रमुख बिंदु, यहाँ पे क्या इन्होंने हासिल किया था? तो बुद्ध के जो शिष्य थे जिनका नाम था आनंद और उपाली, बुद्ध के जो जो सबसे फेवरेट शिष्य थे जिनका नाम था आनंदा और उपाली, वो प्रथम बौद्ध संगीति में आए थे। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। अगला, द्वितीय बौद्ध संगीति, ये कहाँ पे हुई थी? वैशाली। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। ये 383 ईसा पूर्व। देखो, ऊपर 483, अगला 383। ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन था? तो सावा कमीर। कौन था? सावा कमीर। ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एस। अगला, इसका जो शासक था उस समय वो कौन था? काल अशोक। तो काल अशोक को मैं क्या लिख सकता हूं? के लिख सकता हूं, ध्यान रखना। अगला, इधर क्या हुआ था इस बौद्ध संगीति में? तो बुद्ध धर्म दो धड़ों में बढ़ गया था। ठीक है, दो भाग में बढ़ गया था। पहला विभाजन हुआ बौद्ध धर्म का, तो पूछ सकते हैं बौद्ध धर्म का पहला विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था। तो दो प्रकार के बुद्ध बन गए थे, बुद्ध धर्म बन गए थे। एक तो स्थविर या थेरवादी बुद्धिज्म, ठीक है, और दूसरा था महासंघिक या सर्वास्तिवादी बुद्ध। तो ये दो धर्म में बढ़ गया फिर से बुद्ध धर्म। ठीक है। अगला, तृतीय बौद्ध संगीति, ये याद रखना है, कंफर्म आएगा, इसको कॉपी में लिख के या पेज में लिख के दीवार पे चिपका देना। तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। ये कब हुई थी? तो इसको 243 ना याद रखकर इसको 250 250 ईसा पूर्व याद रखना है। ठीक है, 250 ईसा पूर्व हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? तो मोगली-पुत्तिस। ठीक है, मोगली-पुत्तिस इसका क्या था? अध्यक्ष था। उस समय शासक कौन था? तो अशोक। देखो, ऊपर अजातशत्रु, फिर काल अशोक, अब फिर से कौन आ गया? अशोक। तो याद रखना। इसमें क्या हुआ था? तो एक किताब का संकलन किया गया था, एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था अभिधम्म पिटक। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, पूछा जाता है कि अभिधम्म पिटक जो है ये किससे जुड़ी किताब है? तो ये बुद्ध धर्म से जुड़ी किताब है। ठीक है। चलो, अगला जो चौथी बौद्ध संगीति है वो कुंडल वन। कुंडल वन में आयोजित की गई थी। ये कब आयोजित की गई थी? तो 102 नौ याद रखकर आप सीधे क्या याद रखते हैं? 100 ईस्वी। ईस्वी का मतलब क्या होता है? जो हमारे जीसस क्राइस्ट थे उनकी मृत्यु के बाद के जो साल है, 100 साल बाद ये संगीति हुई थी। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र। तो वासुमित्र के लिए कोड याद रखो वी। ठीक है। और इसको किस राजा के द्वारा आयोजित किया गया था? कनिष्क। तो कनिष्क का क्या याद रखना? के याद रखना। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था? तो बुद्ध धर्म फिर से दो धड़ों में बढ़ गया, एक हीनयान बुद्ध धर्म और एक महायान बुद्ध धर्म। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ था? तो विभाषा शाख नामक एक किताब का संकलन किया गया। पूछ सकते हैं कि विभाषा शाख जो किताब है उसका संकलन कौन से बुद्ध संगीति में हुआ था? तो चौथे बुद्ध संगीति में हुआ था। ठीक है। तो इतनी बातें याद रखनी है। अब मैंने जो कोड लिखा है इसका मतलब क्या है? तो देखो, अध्यक्ष याद रखने के लिए ट्रिक है। देखो, कोई पूछे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो पहले में एम, अगले में एस, अगले में फिर एम और अगले में वी। तो एम एस एम वी, एम एस एम वी करके आप याद रख सकते हो। इसके बाद शासक याद रखने, तो कैसे याद रखोगे? तो इजी ट्रिक है इसकी, ए के नाम से याद रखोगे। तो अजात शत्रु, काल अशोक, अशोक और कनिष्क, ऐसे याद रख सकते हो। फिर इसके अलावा स्थान याद रखने, तो इसके स्थान को याद रखने के लिए एक बहुत ही फनी ट्रिक है जो मैंने बनाई है। क्या? कि एक लड़का राज, एक लड़की है वैशाली। ठीक है। राज वैशाली को क्या किया? पटा लिया। पटा लिया, पटा के कहाँ ले गया? कश्मीर ले गया। कहाँ ले गया? कश्मीर ले गया।
तो राज मतलब राजगृह, राज मतलब राजगृह, वैशाली का मतलब वैशाली, पटाके मतलब पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और कश्मीर, कश्मीर को कुंडल वन कश्मीर है, ये कुंडल वन, कुंडल वन कश्मीर में ही है। तो राज वैशाली को पटाखा कहाँ ले गया, कश्मीर ले गया। तो पहली बुद्ध संगीति राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडल वन कश्मीर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। इस पूरे टेबल को एज इट इज याद रख लेना। उसी तरह इंग्लिश में दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं, 483, 383, 250, और इसको क्या याद रखना, 100। ठीक है, चलो ये यहाँ पे हमारा जीके का शॉर्ट खत्म होता है। इसी के साथ हमारे वीडियो को हम एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करके कुछ अच्छा सा कमेंट करें। अगर नहीं अच्छा लगा तो आप कमेंट में सजेशन जरूर दें कि इस वीडियो को कैसे इम्प्रूव किया जाए, और आपको इससे हेल्प मिल रही है कि नहीं वो भी हमें बताएं। इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हम और ज़्यादा अच्छा कंटेंट ला सकें। ठीक है, इसके अलावा पूरी सीरीज़ को फॉलो करिए, आपको आपके एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए इसी के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।